नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग ईसीआई कुछ राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटा रहा है और खबर यह है कि करीब 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज मतलब आरयूपीपीज पर कार्रवाई शुरू हुई है। जी। खास बात ये कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सुना है पिछले कई सालों में चुनाव ही नहीं लड़ा और तो और उनके दफ्तर भी दिए गए पते पर नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये सब? हाँ, देखिए ये मामला सिर्फ कुछ पार्टियों को लिस्ट से हटाने का नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी चुनावी प्रक्रिया की सफाई और पारदर्शिता से जुड़ा है। अच्छा। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये आरयूपीपीज आखिर हैं क्या और इनका रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। हाँ, जहां तक मुझे पता है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, तो पार्टियां बन सकती हैं। बिल्कुल। और फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपी एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पार्टी बनाने के 30 दिन के अंदर ईसीआई में अप्लाई करना होता है ना? सही कहा, बिल्कुल 30 दिन के अंदर। और आवेदन के साथ उन्हें अपनी पार्टी का संविधान, उसकी कॉपी देनी होती है, हम्म। जिसमें यह साफ लिखा हो कि पार्टी भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इन सिद्धांतों में पूरी आस्था और निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता इनको बनाए रखेगी। ये तो जरूरी शर्तें हैं। जी हाँ। और ईसीआई ये भी पक्का करता है कि पार्टी के संविधान में मतलब अंदरूनी लोकतंत्र के प्रावधान हों, जैसे पदाधिकारियों के लिए टाइम टू टाइम चुनाव हों। ये सब देखने के बाद ही ईसीआई उन्हें आरयूपीबी के तौर पर रजिस्टर करती है। अच्छा, तो एक बार रजिस्टर हो गए तो कुछ फायदे भी मिलते होंगे इन पार्टियों को? हाँ, कुछ फायदे हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A के तहत जो चंदा मिलता है उस पर टैक्स छूट मिल सकती है। टैक्स छूट। हाँ। फिर अगर वो लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें एक कॉमन चुनाव चिन्ह मिल सकता है और चुनाव प्रचार के दौरान वो 20 स्टार प्रचारक भी रख सकते हैं। अच्छा, 20 स्टार प्रचारक। लेकिन सिर्फ फायदे ही हैं या कुछ जिम्मेदारियां भी हैं? नहीं नहीं, जिम्मेदारियां भी हैं, बिल्कुल। आरपी एक्ट की धारा 29C के तहत उन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज्यादा का चंदा देने वाले हर व्यक्ति का पूरा हिसाब रखना होता है। 20,000 से ज्यादा? ठीक है। और इसकी रिपोर्ट हर साल ईसीआई को देनी होती है। अगर ये नहीं किया तो जो टैक्स छूट की बात हमने की वो जा सकती है। और एक और बात, 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा सिर्फ चेक या बैंक ट्रांसफर जैसे मतलब अकाउंट पे ही तरीकों से ही लेना होता है, कैश नहीं। समझ गया। तो मतलब नियम कायदे तो हैं, फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है कि इतनी सारी पार्टियां, जिन्हें कई लोग लेटर पैड पार्टी भी कहते हैं, वो सक्रिय ही नहीं है? दिक्कत यही है। देखिए, मई 2025 तक का अगर आंकड़ा देखें तो देश में 2800 से ज्यादा आरयूपीस थीं। 2800 से ज्यादा? हाँ, लेकिन 2024 के आम चुनाव में इनमें से मुश्किल से शायद 750 पार्टियों ने ही चुनाव लड़ा। तो सवाल उठता है कि बाकी की 2000 से ज्यादा पार्टियां कर क्या रही हैं? तो ईसीआई सीधे इनका रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं कर देती, अगर वो सक्रिय ही नहीं है तो? यहीं पर एक कानूनी पेच है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक फैसला दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एवं अन्य मामला था वो। अच्छा। उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि आरपी एक्ट के तहत ईसीआई के पास किसी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मतलब स्पष्ट शक्ति नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, आप उन्हें डी रजिस्टर नहीं कर सकते। अरे, तो फिर डी रजिस्टर कब हो सकते हैं? उसके आधार बहुत सीमित हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ही धोखाधड़ी से लिया गया हो, या पार्टी ने बाद में कह दिया हो कि वो भारत के संविधान को नहीं मानती, या फिर सरकार ने ही उस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया हो। ऐसी खास परिस्थितियों में ही रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ईसीआई के हाथ बंधे हुए हैं एक तरह से? सीधा तौर पर निष्क्रियता के आधार पर रद्द नहीं कर सकते। हाँ, सीधे तौर पर नहीं। तो फिर ये जो अभी 345 पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है, ये कैसे हो रही है? ईसीआई क्या कर रहा है? ईसीआई एक दूसरा तरीका अपना रहा है। वो समय समय पर ऐसी पार्टियों की लिस्ट निकालता है जो या तो निष्क्रिय हैं या गैर मौजूद हैं। गैर मौजूद मतलब उनके दिए गए पते पर वो पार्टी पाई ही नहीं गई। जैसे मार्च 2024 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें 281 पार्टियों को लिस्ट से हटाया गया क्योंकि वो अपने रजिस्टर्ड पते पर थी ही नहीं, फिजिकली वेरीफाई करने पर नहीं मिली। अच्छा, और निष्क्रिय?
और 217 पार्टियों को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव कैटेगरी में डाला गया। ये वो थीं जिन्होंने 2014 के बाद से अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के नाम, पता, पैन, बैंक अकाउंट जैसी जो जरूरी जानकारी ईसीआई को देनी होती है वो अपडेट ही नहीं की थी। तो निष्क्रिय या गैर मौजूद होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ही पड़ता है कि इन पार्टियों को चुनाव में जो कॉमन सिंबल का फायदा मिल सकता था वो नहीं मिलता, और ज्यादा संभावना यही है कि नियमों का पालन ना करने की वजह से वो टैक्स छूट के लिए भी अयोग्य हो जाती हैं। तो ये जो हालिया 345 आरयूपीज पर कार्रवाई की बात है, ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने शायद 2019 से चुनाव नहीं लड़ा और जिनका पता भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा। तो अब राज्यों के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और फिर उनका जवाब देखा जाएगा और उसके आधार पर उन्हें लिस्ट से हटाने पर फैसला होगा। तो ये एक तरह से सिस्टम को साफ करने की कोशिश है ताकि जो पार्टियां सिर्फ नाम की हैं वो टैक्स छूट वगैरह का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। इसे एक जरूरी कदम माना जा रहा है ताकि ये जो लेटर पैड पार्टियां हैं उन पर कुछ लगाम लगे, वो कहीं टैक्स बचाने या दूसरे किसी वित्तीय फ्रॉड का जरिया ना बने। लेकिन जैसा आपने बताया, अभी भी शायद 1000 से ज्यादा सक्रिय आरयूपीज हो सकती हैं जो नियमित चुनाव नहीं लड़ती। तो क्या ये तरीका काफी है या कोई स्थायी समाधान भी सोचा गया है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में जो 2015 में आई थी सिफारिश की थी। क्या सिफारिश थी? सिफारिश ये थी कि आरपी एक्ट में बदलाव किया जाए और ईसीआई को ये पावर दी जाए कि अगर कोई पार्टी लगातार 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सके। 10 साल? ईसीआई ने खुद भी 2016 में चुनावी सुधारों पर एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें भी ऐसी पावर मांगी थी, लेकिन अभी तक ये संशोधन हुआ नहीं है। अच्छा, तो कानून बदलने की जरूरत महसूस की जा रही है। हाँ, और एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है लगभग सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, मतलब पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। इसके लिए भी लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं और 255वीं रिपोर्ट में आरपी एक्ट में खास प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया था। तो मतलब कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ईसीआई फिलहाल मौजूदा नियमों के दायरे में रहकर ही इन लेटर पैड पार्टियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक स्थायी और मजबूत समाधान के लिए शायद कानूनी बदलावों की जरूरत पड़ेगी। सही कहा। ये कदम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में महत्वपूर्ण तो है, पर शायद पूरा नहीं। हाँ, लगता तो है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, क्या सिर्फ ऐसी निष्क्रिय या गैर मौजूद पार्टियों को लिस्ट से हटा देना ही काफी है, या फिर असली जरूरत राजनीतिक दलों के अंदर वास्तविक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और गहरे संरचनात्मक सुधारों की है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं, पार्टियों के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर आगे और विचार करने की जरूरत है।